बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। मैं डॉक्टर राजेश बिश्नोई, प्राचार्य कैप्टन श्रेयांश रेड्डी और इसका नाम रणजीतपुरा। तो सर, आपका विद्यालय का मैनेजमेंट हमने देखा, हमें बड़ा उत्तम लगा। तो यहाँ की उपलब्धियाँ क्या क्या रही? अपने विद्यालय से जैसे 2010 में अपने प्राइमरी से शुरुआत हुई, तब से आज तक टोटल 32 स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, जैसे एयरफोर्स, टीचर और भारतीय सेना में, आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, इनमें भी सिलेक्टेड है। और एनआईटी में जो कई बच्चे जैसे कोटलिया से टॉपर हैं, मैट्रिक्स से हैं, वो भी अपने स्कूल के ही स्टूडेंट रहे हुए हैं 10th तक के। तो अभी जो है वो इंजीनियरिंग लाइनिंग में है। तो अपने विद्यालय से मतलब लगभग 50+ जो बच्चे हैं वो आज तक मतलब एक तरह से आइकन साबित हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और बॉर्डर से सटा हुआ इलाका रणजीतपुरा की, क्योंकि यहाँ अगर बात करें तो एक पिछड़ा हुआ इलाका, कहीं ना कहीं बात करें रेतीले धोरे और बात करें मरुस्थल की, तो डेजर्ट के रूप में जाने जाने वाला ये क्षेत्र है। तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक शानदार परिणाम, क्योंकि परिणाम की जहां बात करें 98% से यहाँ के बच्चों ने लाके इस क्षेत्र का जो नाम रोशन किया। तो यहाँ के प्रिंसिपल है हमारे साथ राजेश जी बिश्नोई। बात करेंगे स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार इस विद्यालय की नींव रखी, और इस विद्यालय ने एक प्राथमिक विद्यालय से लेके आज एक कॉलेज स्तर का जो नाम और जिस प्रकार वहां की ऊंचाइयों को छुआ है, तो किस प्रकार का रहा इनका संघर्ष। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। आप इस पिछड़े क्षेत्र में आप हमारे कैंपस में पधारे हैं, हम भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजेश जी, एक प्राथमिक विद्यालय से शुरुआत की, आज एक डिग्री कॉलेज, और वो भी एक इस क्षेत्र में जहां शिक्षा की अलख जगाना एक बड़ी मुश्किल काम है। किस प्रकार का संघर्ष रहा? जी, पिछड़ा क्षेत्र है, पर मेरा शुरू से ही जुनून था कि अपने को शिक्षा में एक बड़ी अलग जगानी। और जैसे जैसे मतलब धीरे धीरे मैंने अपना जो टारगेट है वो आगे से आगे अचीव किया। और शुरू में जैसे शुरुआत की थी, उस टाइम में अपने पास 65 की स्ट्रेंथ थी और फर्स्ट में अपने को प्राइमरी की मान्यता मिली थी। उसके बाद उस टाइम में यहाँ भी जो गवर्नमेंट स्कूल है वो भी यूपीएस तक था, सेकेंडरी के आसपास में कोई स्कूल नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भी एक सेकेंडरी तक का स्कूल करें। बिल्कुल। तो फिर सेकेंडरी की मान्यता के लिए अप्लाई किया और सेकेंडरी के बाद वही लालसा बढ़ती गई कि अभी जो है उच्च माध्यमिक के लिए। तो उच्च माध्यमिक तो उस टाइम में वर्तमान में भी इस बेल्ट में आसपास के गांव में ये एक ही स्कूल है जो उच्च माध्यमिक स्तर तक मतलब मान्यता पर जी। फिर उच्च माध्यमिक करने के बाद पिछड़ा क्षेत्र ग्रामीण बेल्ट में जो अभिभावक होते हैं वो लड़कियों को आगे भेजते नहीं। बिल्कुल। तो उनकी जो पढ़ाई है वो यहाँ आके रुक गई। 12th के बाद वो मतलब ड्रॉप आउट रूप में फिर 2019 में अपने ये कॉलेज के लिए अप्लाई किया और एक सेशन अपने को मान्यता मिली नहीं थी, 20 से अपने को कॉलेज की मान्यता मिली और वो भी नवंबर में। उस टाइम में टोटल 46 एडमिशन हुए थे, उनमें से 38 लड़कियां ड्रॉप आउट थी जी। जो पढ़ने वाली थी उनका जुलाई में एडमिशन हो जाता है, पर जो ड्रॉप आउट थी तो मुझे मतलब खुद को ऐसे सुकून महसूस हुआ कि अपने जो काम कर रहे हैं वो एक मतलब बालिका शिक्षा के लिए एक वरदान साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी अपने पास टोटल 300 की स्ट्रेंथ कॉलेज की है, तो उसमें मतलब 65 से 70% लड़कियों का एडमिशन, और जो लड़कियां हैं वो नियमित क्लासें भी लेती हैं। बिल्कुल। और उनका जो परिणाम भी है वो भी अपने बजू तहसील में अव्वल रहा है। तो ये अपने ग्रामवासियों के सहयोग से और मेरी लगन से, आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद से भी ये संभव हुआ जी।
राजेश जी, कहीं ना कहीं आज आपने हमारा भी एक माइंड वॉश किया कि किस प्रकार मैनेजमेंट को देखा जाए, क्योंकि विद्यालयों में नियम तो बनाया गया कि जो टीचर है वो स्कूल टाइम में अपने मोबाइल को ऑफ रखें, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके जेब में ऑफ रह सकता है। लेकिन आपने उसके लिए एक व्यवस्था की कि एक डैशबोर्ड लगा के, और मतलब एक अलग ही ये मैनेजमेंट जो क्या क्या है, किस प्रकार है आपका? ये जैसे मतलब हर चीज का अलग स्टैंड हो, तो उस स्टैंड से जैसे अपने क्लास टॉपर होते हैं टेस्ट में, तो उनका भी अपने एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। बिल्कुल। जो टॉप 5 आते हैं उनका जैसे सोमवार को रिजल्ट में फिर उन बच्चों का सेल्फी पॉइंट पे फोटो आता है। अच्छा। फिर वो पेरेंट्स को शेयर करते हैं, तो उससे बच्चों की भी भावना होती है कि आगामी जो टेस्ट होगा उसमें मेरा भी फोटो आए। बिल्कुल। उसी तरह से अपने हर चीज का स्टैंड निर्धारित किया हुआ है कि जो व्हीकल है स्कूल के उनका भी अलग स्टैंड की गार्ड के नाम से है, मोबाइल का मोबाइल गार्ड के नाम से अलग अलग स्टैंड जो है, उसमें बार बार अपने को न तो किसी को कहना पड़ता। स्टाफ सुबह को जैसे भी आते हैं प्रार्थना से पहले अपने जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें जिस नंबर पे उनका साइन होता है उसी नंबर का जो मोबाइल स्टैंड है उसमें वो अपना मोबाइल रख के जाते हैं, छुट्टी होने के बाद ही लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहूंगा कि एक बार विजिट की जाए सर के साथ चल के हैं। जैसे ऑफिस में हम जा रहे हैं, तो अभी सर हमें बताएंगे कि मैनेजमेंट किस प्रकार और क्या क्या सुविधाएं इस परिसर में है। पूरे कैंपस में कैमरा फैसिलिटी है अपने, बाहर भी है और क्लासों के अंदर भी है। और मोबाइल के लिए जो स्टैंड बना हुआ है ये मोबाइल स्टैंड है, इसमें जैसे टोटल 24 स्टाफ का अपने मोबाइल स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे अभी अपने 16 का स्टाफ है जो जिनका मोबाइल है वो इस स्टैंड में ही रहता है। बिल्कुल। और भी सर जिस प्रकार सुविधाएं हैं किस प्रकार की, मतलब BSNL का अपने यहाँ ब्रॉडबैंड है नेट के लिए, और कैमरे की कनेक्टिविटी मोबाइल से भी है। जैसे मैं अगर कैंपस में ना रहूं, कोई ऑफिशियल वर्क से बाहर जैसे बीकानेर जयपुर जाना हो, तो भी पूरा कैंपस जो है वो मेरे मोबाइल से एक्टिवेट है। पल पल की जो सूचनाएं होती है वो मुझे ऑनलाइन देखने में दिक्कत नहीं है। मतलब कैमरा व्यवस्था कहीं ना कहीं सुरक्षा के उपाय भी पूरे, मतलब जी कैमरा एक मतलब वर्तमान में बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसकी। बच्चों में भी समय के अनुसार थोड़े जो परिवर्तन आते हैं उसमें भी ये जो है बहुत ज्यादा अपने सहयोग भी करता है। अब बात करेंगे जिस प्रकार आपने मैनेजमेंट को देखा सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे इस विद्यालय की क्या क्या योग्यताएं रही, किस प्रकार परीक्षा परिणाम रहे, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो परिणाम ही बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है। तो सर किस प्रकार रहा आपकी बार बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम? अब की बार अपना जो बोर्ड का परीक्षा परिणाम है 10th 12th 5th का 8th का, जैसे 5th 8th में ऑल ओवर ए ग्रेड से जो है वो भी मतलब 40% प्लस बच्चे जो है सभी सब्जेक्टों में ए ग्रेड से पास हुए हैं। और बोर्ड में जैसे अपने आर्ट्स हैं 12th में, तो आर्ट्स में अपने बद्दू तहसील का टॉपर था, ममता सेन नाम से जो लड़की थी वो टॉपर थी। और सब्जेक्ट में जैसे अपने पास हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और हिंदी लिटरेचर है, जो आर्ट्स में अपने आप में मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। ज्यादा वैसे भी नहीं, जैसे ड्राइंग हो, होम साइंस हो, ऐसे प्रैक्टिकली सब्जेक्ट जिनमें जो लिखित के पेपर होते हैं रिटन के वो मतलब कम मांग के होते हैं, जबकि ये जो आर्ट्स में सबसे टिपिकल सब्जेक्ट होते हैं वही अपने यहाँ लगाए होंगे। अपने इन्हीं सब्जेक्ट में जो है वो रिजल्ट अव्वल रहा है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि निजी विद्यालयों में फैकल्टी है, टीचरों की जिस प्रकार कहीं ना कहीं एक समझौता, लेकिन आपके जो मैनेजमेंट को देखते हुए फैकल्टी किस प्रकार? फैकल्टी सर जैसे अपने ऐसा होता है कि हर बार चेंज करें, तो उससे बच्चों के और टीचरों के आपसी जो समझना करना वो भी एक थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआत के महीनों में। बिल्कुल। स्टाफ जो अपने लगभग जो है कई तो 10-10 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, और एक दो स्टाफ जो अपनी पारिवारिक परिस्थिति की वजह से इतनी मतलब बैकवर्ड एरिया है, यहाँ रहने में जो सक्षम नहीं हो पाते वो ही चेंज होते हैं। बिल्कुल। और स्टाफ जैसे हैं तो पर सब्जेक्ट मुख्य जो सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, प्रत्येक सब्जेक्ट की अपने डबल स्टाफ है। और जैसे टोटल 12 क्लास है तो अपने को मतलब
चार पांच स्टाफ जो है एक्स्ट्रा ही मिले, कल को अगर कोई भी किसी भी स्टाफ की कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास जो है डिस्टर्ब ना हो। तो आपके पास इस प्रकार बात करें कि कॉलेज लेवल की है मान्यता, तो कहीं ना कहीं जैसे अभिभावकों के मन में एक शंका रहती है कि बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, इस प्रकार आवागमन के जैसे साधनों का भी अभाव रहता है, आपके द्वारा क्या फैकल्टी दी जाती है, बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय है? बिल्कुल सर, बच्चों के लिए जैसे कहें तो अपने बुद्ध तहसील में 4 या 5 कॉलेज हैं, सबसे ज्यादा लड़कियों के एडमिशन अपने ही कॉलेज में, जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो लड़कियों के सबसे ज्यादा एडमिशन, मतलब अपने यहाँ से बहुत ज्यादा संतुष्टि है उनको, एक तो नजदीक होने से साथ में आने जाने वाली दिक्कत नहीं है, प्लस जैसे व्हीकल लगे हुए हैं तो उनमें बच्चियां आ जाती है और छुट्टी होने के बाद जो है घर तक पहुंचने में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूर अगर बच्चों के एडमिशन हो तो अभिभावक को साथ में जाना, लगभग यहाँ के लोग खेती करते हैं तो खेती करने वाले को इतना समय देना भी मतलब उनके लिए एक टफ काम होता है, तो वो जा नहीं पाते। इसलिए जो बालिका शिक्षा के लिए माने तो अपने जो कॉलेज है वो उस शिक्षा के लिए उन लड़कियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जी, जैसे कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी एक अहम रोल रहता है, आपके द्वारा यहाँ पे लोगों जैसे बच्चों को किस प्रकार खेलों में क्या रुझान रहते हैं? खेल में जैसे अपने यहाँ से खो खो है, ग्रामीण परिवेश के अनुसार कबड्डी है, इनमें अपने बच्चे जो है जिला स्तर तक खेलते हैं, हर साल जो है अपनी टीम जाती है यहाँ से। तो खेल में भी अपने जैसे जुलाई और 15 अगस्त तक जो गर्मी ज्यादा होती है तब तक तो अपने खेल का कोई अलग से पीरियड नहीं लगता। 15 अगस्त के बाद अपने जैसे फर्स्ट टेस्ट हो जाते हैं उनके बाद एक खेल के लिए अलग से 40 मिनट का पीरियड लगता है। जो भी इच्छुक हो वो अपने गेम के हिसाब से वो गेम खेलता है और फिर उसको जो आगे एथलेटिक्स होते हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट करना होता है। तो बात करेंगे जिस प्रकार आपके पास 12th के हिसाब से क्या क्या सब्जेक्ट है और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? अपने पास आर्ट्स फैकल्टी है, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और हिंदी लिटरेचर है। जी, जैसे ये सब्जेक्ट हैं तो आगे आर्ट्स का बच्चा अगर कंपटीशन की तैयारी करे तो उनमें ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा उपयोगी है अपने आप में। जी, तो इसीलिए ये जो मुख्य सब्जेक्ट है ये रखे गए। तो ये क्षेत्र काफी विस्तृत है, उधर जैसे अपने बात करें बुरासर से लेके गज्जेवाला और उधर काफी मतलब दूर दूर के बच्चों को आने की सुविधाओं को वो आपके द्वारा कैसे प्रोवाइड की जाए? वो जैसे अपने स्कूल की तरफ से भी व्हीकल है जो लगभग 30 से 35 किलोमीटर दायरे में जाते हैं। जैसे पास में राव वाला है, गद्दे वाला है, इधर धिंगानिया है, फतू वाला है और आसपास के जो रणजीतपुरा के वो जो चक हैं, चक ढाणिया, उनमें भी अपने व्हीकल जाते हैं, उससे बच्चों को आवागमन में सुविधाएं मिलती है। जी, तो अब की बार नया स्तर चालू हुआ है, क्या नवाचार और भी क्या इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट तो बेहतर है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बताया कि तहसील लेवल पे आपका 98% परसेंटेज जिस प्रकार रहा बच्चों का, तो आगे अभी क्या नवाचार होने वाला है? अभी तो जैसे अपने डिजिटल क्लास का जो है वो नवाचार करने का प्लान है। इस सेशन में जैसे डिजिटल बोर्ड होते हैं, ग्रामीण परिवेश में जो फीस है वो फीस स्ट्रक्चर भी कम होता है जी, तो धीरे धीरे उस अनुसार अपने जैसे 2 क्लासों के लिए इस बार डिजिटल बोर्ड लगाने का प्लान है। तो डिजिटलाइजेशन करना भी वर्तमान में जरूरी है जी। कहीं ना कहीं जैसे निजी विद्यालयों में हमने देखा है कि जैसे अभिभावकों की और एक विद्यालय के जो आपसी तालमेल है, कहीं ना कहीं जैसे फीस के चक्करों में या किस प्रकार की भी ये अब ज्यादा है या कम करनी चाहिए वो, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट देखा जा रहा है बड़ा कॉस्टली लग रहा है, कि इसमें क्या रियायत रहती है आपके द्वारा? मैनेजमेंट के हिसाब से हम ज्यादा मतलब न तो कम भी नहीं है फीस और ज्यादा भी नहीं है, मतलब ग्रामीण परिवेश के अनुरूप जो मैनेज कर पाते हैं किसान वर्ग है यहाँ पे, तो उनके अकॉर्डिंग ही अपने विद्यालय की फीस होती है जी। तो जो दर्शक देख रहे हैं और यहाँ के जो अभिभावक हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? अभिभावकों को मेरा यही संदेश है कि स्कूल के बाद जब बच्चे घर पे आते हैं तो उनको 1 या 1.5 घंटे रेस्ट के बाद आप उनका विशेष 3 से 4 घंटे तक घर पे भी ध्यान दें, ताकि उससे जो परिणाम है वो ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल, खाली एक स्कूल में जैसे हम कोशिश करते हैं मान लो 4 या 5 घंटे जो स्कूल में रहते हैं, उसके बाद अभिभावक भी हमारी मदद करें तो वो एक परिणाम अलग ही रहता है। बिल्कुल।
बिल्कुल, ये सर की एक विशेष करके एक ये मानो की सीख ही है कि अगर अभिभावक बच्चों पे ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि शिक्षक तो हमेशा अपने बच्चों को जिस प्रकार एक विद्यालय में शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन जो एक परिवार की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मायने रखती है। उनका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, क्योंकि बच्चे के जो पहले गुरु क्या है, माता पिता ही होते हैं, माता पिता उनके द्वारा जो दी जाती शिक्षा वो कहीं ना कहीं एक अहम रोल रखती है। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया।